यहाँ से भी अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में भाई हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 19 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई कि अगर आप फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट को डीसी सप्लाई पे यूज़ करेंगे तो इसके लाइफ पे क्या असर पड़ता है भाई। तो इसका आंसर C4 कैट हो जाएगा कि भाई इसका लाइफ जो है अबाउट 80% डिक्रीज होता है एज़ कम्पेयर टू AC सप्लाई भाई। अब ऐसा क्यों होता है? लास्ट वाले सेशन में भाई मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, फिर से यहाँ पे एक बार रिवीजन करते हैं। ये मान लेते भाई हम लोग का फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है, तो इसके अंदर भाई हम लोग का 2 फिलामेंट होता है। और ध्यान देना भाई ये फिलामेंट टंगस्टन का नहीं बना होता, ओके। इनका रेजिस्टेंस भी काफ़ी लो होता है। और ये हम लोग का बायोमेटालिक स्ट्रिप है जिसको हम लोग ग्लो स्टार्टर बोलते हैं भाई। ये स्ट्रिप बैंड होते हैं गर्म होने के बाद, ठीक है। और जब ठंडा होता है अलग हो जाता है भाई। ये सब पे हम लोगों ने बात की ऑलरेडी। और क्योंकि डीसी सप्लाई पे हम लोग काम कर रहे हैं भाई, तो डीसी सप्लाई में करंट को लिमिट करने के लिए भाई इंडक्टर तो काम करेगा नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे जब एक बार आर्क इनिशिएट हो गया ना, मान लेते भाई हम लोग का आर्क यहाँ पे लग चुका है भाई, तो ये ओपन हो जाता है आपका, तो पूरा करंट जो है आर्क से होकर के ऐसे फ्लो होता है। तो भाई मान लेते हैं मेरा प्लस है, ये नेगेटिव है, तो सारा का सारा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो भाई सारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा और ये नेगेटिव वाला भाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। अब हम लोग को पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है भाई, क्योंकि पॉजिटिव ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है भाई ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना। मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे भाई। और इनके पास अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स इनके पास अच्छा खासा वेलोसिटी होगा भाई। तो हाई वेलोसिटी से क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे जाकर के टकराते हैं भाई, जिसको हम लोग एनोड बोलेंगे। यहाँ पे एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया भाई। तो काफ़ी हाई वेलोसिटी से जाकर के इस एनोड को मतलब हैमरिंग इफेक्ट कर रहे हैं भाई, मतलब हथौड़ी की तरह इसको ठोक रहे हैं भाई, ठीक है। तो उसका जो टेम्परेचर होता है ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है भाई। और इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि भाई ये जो मेटल है, जो इलेक्ट्रोड आपने यूज़ किया है, ये वेपर में मतलब इवेपोरेट होने लगता है भाई। जैसे मेटल क्या है, मेटल को अगर आप गर्म करेंगे भाई तो पहले वो रेड हॉट होगा, फिर धीरे धीरे येलो होगा भाई, फिर पूरा वाइट ग्लो होने लगता है। और अगर आप उससे ज़्यादा गर्म कर देंगे तो भाई वो पिघल जाता है। यानी मेटल जो है, कोई भी मेटल है भाई, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो भाई एक्सेस हीट कर देंगे तो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट का मतलब क्या है, इधर आपका ये सॉलिड स्टेट है और ये मेल्टिंग का मतलब क्या है, ये लिक्विड स्टेट हो गया भाई, ठीक है। तो लिक्विड को और अगर आप गर्म करेंगे तो ये वेपर बन जाता है भाई। वेपर मीन्स गैसेस स्टेट भाई, ये गैस में एक तरीके से कन्वर्ट हो गया, ओके। तो क्योंकि हमेशा ये वाला टर्मिनल ये प्लस रहेगा, हमेशा ये नेगेटिव रहेगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन का हमेशा फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो भाई ये वाला इलेक्ट्रोड जो है जल्दी कंज्यूम हो जाता है, मतलब जल्दी खराब हो जाता है भाई। और यही कारण है कि भाई डीसी सप्लाई में जो आपका ट्यूबलाइट होता है एसी के कंपेयर में 80% जल्दी एक तरीके से, तो उसका लाइफ स्पैन भाई 80% डिक्रीज हो जाता है, ओके ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं भाई, मतलब ज़्यादातर जितने भी गैसेस डिस्चार्ज लैंप है ना भाई, उन सब में आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम लोग कार्बन आर्क लैंप की बात करें, और ये सब थ्योरी में मैंने आपको बता रखा था। देखिए आपका कार्बन आर्क लैंप है, ये 2 इलेक्ट्रोड है भाई, ये भी आपका कार्बन है और ये भी आपका कार्बन है भाई। और यहाँ पे हम लोगों ने डीसी सप्लाई दे रखा है, ये प्लस है माइनस है, तो सीधी सी बात है ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, इधर से इधर भागेगा भाई। तो इलेक्ट्रॉन के पास अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी है, तो भाई इसको ठोकता है, ठीक है, हैमरिंग इफेक्ट करता है। तो देख रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी एक तरीके से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्योंकि भाई इधर से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आ रहे हैं ना, तो इस वाले सरफेस को पीट के मतलब हैमरिंग इफेक्ट होने के कारण क्या होगा, इसका टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है भाई। कितना, करीब 5000 प्लस। तो 5000 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी मेटल जो है भाई सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है, वो मेल्ट कर जाता है और मेल्ट होने के बाद फिर इवेपोरेट कर जाता है, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है भाई। क्लियर हो गया। तो ये सब थ्योरी में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया भाई, यहाँ पे भी यही चीज़ लिखा हुआ है। इस लाइन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इन दिस लैम्प अबाउट 80% ऑफ लाइट इज गिवन आउट बाय द पॉजिटिव कार्बन रड भाई यही तो है हम लोग का पॉजिटिव कार्बन रड। क्यों भाई, ज़्यादातर लाइट यहीं से क्यों निकल रहा है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जब इस पर बम्बार्डिंग कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू ये जो नेगेटिव कार्बन है भाई इसके मुकाबले। तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर तो ज़्यादा ग्लो ये भी तो करेगा, यही तो करेगा, तो ये ज़्यादा लाइट इमिट करेगा भाई। क्लियर हो गया। तो वही लिखा है कि भाई 85% लाइट जो है आपका जो इमिट करता है वो पॉजिटिव कार्बन रड करता है, और मात्र 10% जो है आपका नेगेटिव कार्बन रड करता है, एंड 5% बाय द एयर भाई, जो आपका आर्क लगा हुआ है।
द टेम्परेचर ऑफ पॉजिटिव कार्बन रेड इज बिटवीन 3500 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है भाई। और वही अगर हम लोग नेगेटिव कार्बन रेड की बात करें तो मात्र 2500 तक होता है भाई। ऐसा क्यों? तो अभी जस्ट रीज़न बताया भाई, जस्ट रीज़न बताया मैंने आपको कि भाई इलेक्ट्रॉन जब इस पर बम्बार्डिंग करते हैं तो भाई इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ओके ना। बाकी आप थ्योरी वाला लेक्चर एक बार रिवीजन कीजिएगा, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी डिस्चार्ज लैंप है ना भाई, फिर चाहे आपका फ्लोरोसेंट लैंप हो जिसको हम लोग ट्यूबलाइट भी बोलते हैं, फिर CFL भाई कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, छोटे से साइज़ में मिलता है हम लोग को, या फिर कहिए मर्क्यूरी वेपर लैंप हो गया, सोडियम वेपर लैंप हो गया, कार्बन आर्क लैंप हो गया भाई। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि भाई इसको हम लोग AC सप्लाई पे यूज़ करें, क्योंकि AC सप्लाई में क्या होता है, हर एक इंस्टेंट में, मतलब हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद भाई आपका ये डायरेक्शन फ्लिप हो जाता है, या नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन में फ्लिप हो जाता है, तो उसके चलते दोनों इलेक्ट्रोड जो है बराबर बराबर एक तरीके से कंज्यूम होते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बियॉन्ड व्हाट टेम्परेचर। बियॉन्ड का मतलब होता है भाई कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर भाई। जैसे आपका जो लिमिट है भाई वो 4 घंटा पढ़ने का है, तो अगर आप 5 घंटा पढ़ लेंगे तो भाई वहां पे आप कहेंगे कि भाई बियॉन्ड द लिमिट, मतलब भाई मेरा जो लिमिट था उससे मैं परे चला गया, मतलब उससे ऊपर चला गया भाई। तो भाई ये कि भाई बियॉन्ड व्हाट टेम्परेचर डज द गैस वेपराइज एंड ब्लैकन द लैंप इन अ गैस फिल्ड लैंप। भाई देखिए गैस फिल्ड लैंप, अगर हम लोग डिस्चार्ज लैंप की बात करें, ट्यूबलाइट की बात करते हैं भाई फिर से, तो ट्यूबलाइट के अंदर क्या है, इसको पहले मिटाते हैं। ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है भाई, ये सब मिटाते हैं भाई, या फिर इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। ट्यूबलाइट के अंदर भाई हम लोग मर्क्यूरी प्लस आर्गन, ठीक है भाई, और आपको पता है एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि भाई ट्यूबलाइट तो भाई हम लोग रूम टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो भाई मान लेते हैं रात भर से ट्यूबलाइट बंद था, इसका मतलब क्या है कि भाई जो मर्क्यूरी होगा वो एट रूम टेम्परेचर पे होगा, और रूम टेम्परेचर पे होगा इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो लिक्विड फॉर्म में होगा भाई। तो मान लेते हैं इधर इधर किनारे किनारे भाई मर्क्यूरी एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में नीचे बैठे हुए हैं, क्लियर है। और इसके अंदर हम लोगों ने आर्गन गैस भरा होता है भाई, Ag तो भाई आपका सिल्वर होता है, ठीक है, आर्गन गैस भी भरा होता है, और ये आर्गन गैस बहुत कम मात्रा में भरा हो रहता है भाई। और क्योंकि इस ट्यूबलाइट के अंदर, मतलब ट्यूबलाइट को आप ऐसा सिलेंडर समझिए ना भाई, तो सिलेंडर के अंदर जब आपने आर्गन बहुत कम मात्रा में भरा हुआ, तो सीधी सी बात है इसके अंदर पे जो गैस का प्रेशर होगा वो भी तो कम होगा। जैसे 5 kg वाला सिलेंडर होता है उसमें 1 kg गैस भरवाइए आप, तो सीधी सी बात है भाई 4 kg तो खाली है ना, इसका मतलब क्या हो, प्रेशर कम होगा भाई उसका, तो इसलिए हम लोग उसको लो प्रेशर भी बोलते हैं भाई। तो ओवरऑल याद रखना है कि भाई ये आपका एट रूम टेम्परेचर पे है पूरा सिस्टम, और यहाँ पे भाई जो मर्क्यूरी है ये लिक्विड फॉर्म में है, और जो आर्गन है भाई वो गैस फॉर्म में है आपका, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होता है भाई। तो इसको बेटर है कि भाई हम लोग यहाँ पे एटम के रूप में दिखा देते हैं कि भाई इसके अंदर गैस के एटम है, इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं भाई। ओके, अब हम लोग भाई मान लेते हैं AC सप्लाई की बात करते हैं, यहाँ पे इंडक्टर रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे भाई हम लोगों ने AC सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। तो ओवरऑल समझिए कि भाई सबसे पहले आपका इस तरीके से करंट फ्लो होता है, क्योंकि भाई ये जो ग्लो टाइप स्टार्टर है भाई ये भी ठंडा पड़ा हो, तो ठंडा पड़ा तो भाई बायोमेटालिक स्ट्रिप ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, दोनों शॉर्ट होते हैं, दोनों शॉर्ट है, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है इसका मतलब क्या, करंट ऐसे बहेगा भाई, ठीक है, ये बाहर वाला लूप से करंट बहता है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो भाई क्योंकि इसका थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, तो भाई जब करंट बहेगा तो इसके अंदर यानी जो इलेक्ट्रोड्स हैं भाई इसके अंदर I2R लॉस होगा, जिसके चलते ये गर्म होगा भाई, और गर्म होने के कारण क्या होगा, इधर आसपास में जो मर्क्यूरी होंगे ना, मर्क्यूरी को हम लोग Hg बोलते हैं भाई, तो ये गर्मी के कारण क्या होगा, ये लिक्विड से वेपर बनने लगेगा भाई। अब बोलिएगा ऐसे कैसे भाई, आप सोचिए जो हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना अपने बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, वो क्या है उसमें मर्क्यूरी भरा रहता है ना भाई, तो आप सोचिए कि भाई आपको मतलब हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है कितना भाई, फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो भाई 98.5 होता है, 98 या फिर 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना भाई, समझ गए। तो मान लेते हैं भाई अगर आपका सिर्फ 99 मतलब भाई सिर्फ 0.5 फ़ारेनहाइट से भी एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ा, तो भाई आपका जो थर्मामीटर होता है वो डिटेक्ट कर लेता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो मर्क्यूरी होता है वो उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी भाई बहुत ही हाई है। सोचिए ना कि सिर्फ उतना सा स्मॉल टेम्परेचर राइज हो आपके बॉडी का, उसको भी भाई वो थर्मामीटर में पकड़ ले रहा है भाई। क्योंकि होता क्या है कि भाई जब मर्क्यूरी को हम लोग गर्म करते हैं तो भाई वो एक्सपेंड होता है, तो इसलिए वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है ना,
जो पुराना वाला हम लोग डिजिटल थर्मामीटर की बात नहीं कर रहे भाई, हम लोग मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। वही अगर भाई मान लेते हैं किसी का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, भाई यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की बात नहीं हो रही है, वो अलग स्केल है, ये अलग स्केल है भाई। तो सोचिए भाई कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट भी भाई वो पकड़ ले रहा ना, यानी सिर्फ मतलब 1.5 नॉर्मल डिग्री कितना है आपका फ़ारेनहाइट में, 98.5 है भाई। अब भाई मान लो किसी को बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सिर्फ 1.5 फ़ारेनहाइट बढ़ा, उसको भी एक तरीके से मर्क्यूरी ने डिटेक्ट कर लिया भाई, और उसके चलते वो एक्सपेंड हो गया। तो सीधे सीधे याद रखना है कि भाई मर्क्यूरी का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है बहुत ही हाई होता है। तो ये जो आपके फिलामेंट्स हैं यहाँ पे लगे हुए, या फिर जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं भाई, तो इसके अंदर जब करंट बहेगा तो आइस का आर लॉस होगा, उससे टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा भाई, ये जो मर्क्यूरी है जो लिक्विड फॉर्म में था ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई। क्लियर हो गया। अभी जस्ट बताया ना 3 स्टेट होते हैं ना भाई मैटर का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है भाई। तो अभी हम लोग का मर्क्यूरी जो है ये लिक्विड स्टेट में है, तो इसको जब हम लोग फर्दर गर्म करेंगे तो भाई गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे मर्क्यूरी के वेपर्स बन जाएंगे भाई। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ता है, मतलब ये अभी यहाँ पे आयोनाइजेशन होने के लिए भाई ये प्रिपेयर हो रहा है, ये ट्यूबलाइट जो है भाई आयोनाइजेशन मतलब डिस्चार्ज, गैसेस डिस्चार्ज होने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है भाई। तो ये I²R के कारण भाई यहाँ पे मर्क्यूरी वेपर देखने को मिलेंगे, लिक्विड से ये वेपर में कन्वर्ट हो गया भाई। और यही सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिलेगा भाई, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रोड गर्म हो रहा है। अब क्योंकि भाई ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है, अब ये क्योंकि यहाँ पे भाई जुड़ा हुआ था ना, स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ था, सर्किट कंप्लीट था भाई, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा था बाहर से, लेकिन भाई इसमें भी तो करंट फ्लो हो रहा है, I²R लॉस, तो ये गर्म होगा भाई। गर्म होने से क्या होता है, ये बाहर तरफ बेंड होता है भाई, यानी यहाँ पे कांटेक्ट अचानक से टूटेगा। ये कांटेक्ट जैसे ही टूटेगा तो सीधी सी बात है, इंडक्टर के अंदर जो भाई मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर था, ये एक तरीके से कोलैप्स होता है, और यहाँ पे हम लोग को हाई वोल्टेज सर्ज देखने को मिलता है। तो क्योंकि भाई ऑलरेडी यहाँ पे वेपर बने हुए हैं और आर्गन गैस भी भाई, तो इतना हाई वोल्टेज पे ये सारे के सारे गैस क्या हैं, आयनाइज हो जाते हैं भाई, उसके चलते आपका ये आर्क लगता है। तो इतना डेप्थ में जाएंगे नहीं, बस आप ओवरऑल समझिए कि भाई कैसे काम करता है। आगे बढ़ता है, ये सब मिटा दे रहा हूँ भाई। अब ओवरऑल समझिए कि भाई इसमें आयोनाइजेशन हो चुका है और इसमें आर्क लग चुका है भाई, आर्क आपका यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, इसको हम लोग आर्क कॉलम बोलते हैं भाई। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई जैसे जैसे आपका ट्यूबलाइट पुराना होगा वैसे वैसे क्या होता है, किनारे किनारे मतलब दोनों साइड भाई कॉर्नर कॉर्नर पे काला काला होने लगता है भाई। देखिए कुछ इस तरीके का ये काला काला हो जाता है, और ये ज़्यादातर आपको डीसी सप्लाई, मतलब अगर आप ट्यूबलाइट को डीसी सप्लाई पे यूज़ करेंगे वहाँ पे देखने को मिलता है भाई। ओके, क्यों ऐसा, क्यों एसी में कम देखने को मिलेगा, डीसी में ज़्यादा देखने को मिलता है भाई। क्यों, क्योंकि डीसी सप्लाई में क्या है कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है भाई वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, ये प्लस है माइनस, इसका मतलब क्या हुआ भाई, करंट तो ऐसे बह रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे होगा, अभी जस्ट समझा ना कि भाई ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है भाई, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सारे ऐसे भागेंगे और यहाँ पे बम्बार्डिंग करते हैं भाई, तो इसको क्योंकि यहाँ पे हैमरिंग इफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण, तो भाई ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और अगर ये 2000 डिग्री से ज़्यादा गर्म हो गया तो भाई ये जो इलेक्ट्रोड है ये सॉलिड से लिक्विड में, फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है भाई। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्योंकि भाई ये जो मेटल है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं भाई, ये सॉलिड से लिक्विड में और फिर लिक्विड से किस में बन गया, गैस में कन्वर्ट हो गया भाई। तो गैस में बन गया इसका मतलब क्या, वेपर है भाई। तो इसका मतलब क्या, ये भी यहाँ से उखड़ के भाई, मतलब टूट के यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएंगे भाई। और जैसे ही ये ट्यूबलाइट ठंडा होगा या फिर जैसे ये टेम्परेचर भाई यहाँ पे डाउन होगा तो कुछ जो है भाई आपका रिकम्बाइन हो जाएगा, ये फिर से इसमें सॉलिड का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन कुछ जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं भाई, ठंडा हो तो गैस फिर से लिक्विड में और लिक्विड से फिर सॉलिड में जाएगा ना, तो कुछ पार्टिकल जो होते हैं ये नीचे नीचे गिर के यहाँ पे जमा होने लगते हैं भाई। क्लियर हो गया। तो ये शीशे के ऊपर चिपकना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको काला काला दिखना स्टार्ट होता है भाई। तो इसी को बोलते हैं ब्लैक एंड होना भाई, ट्यूबलाइट का ब्लैक एंड होना, जो ज़्यादातर डीसी सप्लाई में देखने को मिलता है। तो ये कब होता है, जब आपके इलेक्ट्रोड का जो टेम्परेचर है भाई 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए। तो 2000 डिग्री सेल्सियस पे भाई, क्योंकि टंगस्टन तो है नहीं भाई, क्योंकि टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो 3300 डिग्री पे जाके मेल्ट होता है, लेकिन भाई ये टंगस्टन नहीं होता है, कुछ और मेटल होते हैं इसमें। देखिए थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ और याद रखना भाई, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर हम लोग एक बहुत ही पतला कोटिंग करते हैं भाई, बैरियम ऑक्साइड ये सब के लिए, ताकि हम लोग का यहाँ पे जो थर्मियोनिक एमिशन है, यानी
इमिशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालना भाई, वो एक तरीके से ईजिली हो सके भाई, ठीक है ना। तो वो जो लेयर चढ़ा हुआ है बेरियम ऑक्साइड का, वो भी 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होकर के लिक्विड में, फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं, और कुछ जो है भाई रिकम्बाइन कर जाते हैं, वापस जाके ऊपर सरफेस में चिपक जाते हैं, और कुछ जो है नीचे नीचे गिर करके जमा होते हैं भाई, ओके ना। एक बार हम लोग गूगल कर लेते हैं। देखिए भाई, जो भाई टंगस्टन नहीं होता है, कुछ और होता है इसमें, ठीक है ना। ये गलत दिया हो भाई, ठीक है ना। एक बार गूगल कर लीजिएगा, जहां तक मुझे पता भाई ये टंगस्टन नहीं होता है, ओके ना। तो टंगस्टन का एलॉय हो सकता है, लेकिन प्योर टंगस्टन हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं भाई। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाए 2000 डिग्री सेल्सियस भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट भाई। तो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में हम लोग का गैसेस डिस्चार्ज होता है भाई, ओके ना। ये जो सेकेंडरी इमिशन है, सेकेंडरी इमिशन क्या होता है भाई, सेकेंडरी इमिशन होता है कि भाई जब ये मान लेते भाई मेरा ये इलेक्ट्रोड है, तो इस इलेक्ट्रोड से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो भाई क्योंकि ट्यूबलाइट के अंदर और भी हम लोगों ने भरा हुआ ना, मर्क्यूरी का भाई गैस है, प्लस आर्गन का गैस है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से निकल करके इसके रास्ते में जो भी, जैसे मर्क्यूरी का एटम है भाई उससे टकरा सकता है, फिर आर्गन का जो एटम है उससे टकरा सकता है ना भाई। तो मान लेते हैं भाई कि मेरे पास ये एक एटम था, इधर से भाई इलेक्ट्रॉन चला जो कि इलेक्ट्रोड से निकल करके आ रहा है भाई, और बीच में जो एटम मिला इस इलेक्ट्रॉन से आकर टकरा गया भाई, तो इसको भी बाहर निकाल देता है ये, क्लियर है। क्योंकि भाई इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया ना, तो भाई ये फिर बाहर जंप आउट कर जाता है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन भाई, क्लियर है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस से निकल करके रास्ते में जो भी भाई गैसेस एटम मिल रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर इमिट कर देता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। आगे बढ़ता है, तो आपके ट्यूबलाइट में दोनों होता है भाई, लेकिन गैसेस डिस्चार्ज के अंदर ये भी एक तरीके से कंसिडर हो गया, इसलिए हम लोग का जो सबसे सटीक आंसर होता है उसको हम लोग को चूज करना होता है। अगला है, इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो भाई डिस्चार्ज लैम्प की बात हो रही है, तो डिस्चार्ज लैम्प में जो लाइट प्रोड्यूस होता है वो आयोनेशन ऑफ गैस के कारण होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, और इसी को हम लोग सिंपल भाषा में आर्क बोलते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन लैम्प हैव द एडवांटेज ऑफ। भाई हैलोजन लैम्प जो हम लोग बाइक में यूज कर रहे हैं ना, बाइक में या फिर कार में आपने देखा होगा भाई हेडलाइट में, तो इसका क्या क्या एडवांटेज है भाई। तो पहला है रिड्यूस डायमेंशन ऑफ द लैम्प, बिल्कुल सही बात है भाई। हैलोजन लैम्प का साइज बहुत छोटा है ना भाई, अब बाइक में देखिए ना कितना छोटा बल्ब यूज हो रहा है, लेकिन भाई उसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है ना, मतलब जो उसका आउटपुट है भाई कितना वो लुमिनस फ्लक्स इमिट कर सकता है, उसके साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। तो साइज इसका छोटा होता है, ये हम लोग का एडवांटेज है। बेटर कलर, इसको रेंडरिंग बोलते हैं भाई, ठीक है ना। एंड लॉन्गर लाइफ, सबसे पहले समझिए जो हाइलोजन लैंप होता है भाई इसका बहुत ज़्यादा लॉन्गर लाइफ है, कितना भाई 2000 घंटा। आप सोचिए ना, एक बाइक खरीदते हैं भाई, बाइक के अंदर जो बल्ब है वो जल्दी फ्यूज़ नहीं होता, फिर कार का जो बल्ब है भाई फ्यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो लाइफ इसका ज़्यादा है। अब आते हैं इसका कलर रेंडरिंग का मतलब क्या होता है। इसके लिए भाई हम लोग सीधे सीधे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे भाई आपने कैथोड रे ट्यूब पढ़ा होगा, तो कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है भाई आपके स्क्रीन पर जाकर टकराता है, यानी वहाँ पे जाके हिट करता है, और स्क्रीन के ऊपर भाई फ्लोरोसेंट मटेरियल लगे होते हैं, वो फिर वो ग्लो करता है लाइट के रूप में। तो आप सोचिए ना, जैसे यहाँ पे लिखा ना CRT और LCD भाई, तो एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है कॉन्ट्रास्ट रेशियो भाई, कॉन्ट्रास्ट रेशियो। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कंपेयर करना भाई, कंपेयर करने का मतलब जैसे यहाँ पे कंपेयर किया गया है CRT और एक LCD के बीच में भाई। तो ये दोनों अलग अलग टीवी है ना भाई। CRT का मतलब क्या, जो पुराने ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे, जिसका भाई पूरा पिक्चर ट्यूब रहता था बड़ा सा, है ना। और LCD आज की डेट में देख रहे भाई बहुत ही पतला होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कि भाई जो CRT है वो ब्लैक को बिल्कुल ब्लैक दिखा रहा है, लेकिन जो LCD है भाई वो ब्लैक को ब्लैक नहीं दिखा पा रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है सेम किसी दो चीज़ को कंपेयर करना। जैसे हम लोग यहाँ पे ब्लैक को ब्लैक के साथ कंपेयर कर रहे हैं भाई, कि भाई ये जो टीवी है वो ब्लैक कलर को कितना ब्लैक दिखा सकता है,
क्लियर हुआ? तो जब भी आप CRT की बात करेंगे तो CRT का जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है भाई वो हमेशा हाई होता है एज कम्पेयर टू LCD। इसका मतलब क्या है कि भाई CRT जो है, जो ब्लैक है उसको ब्लैक दिखाएगा, जो व्हाइट है उसको व्हाइट दिखाएगा भाई, या फिर कहिए ब्लैक कलर को कितना वो ब्लैक कलर दिखाने का क्षमता रखता है भाई। तो CRT आप देखें ना, CRT कैसे काम करता है। CRT में भाई आपका यहाँ पे स्क्रीन होता है, ठीक है ना, ओवरऑल इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन गन लगे होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एसिलेट होकर के यहाँ पे स्क्रीन पे टकराता है भाई। तो आप सोचिए कि भाई अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे टकरा रहा, मिडिल में टकरा रहा भाई, तो यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? लेकिन मान लेते भाई मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही बंद कर दे रहा हूँ, जैसे ब्लैक कलर दिखाना ना, तो भाई मान लेते यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा भाई, कोई इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है भाई ये जो लुमिनस स्क्रीन है भाई कभी ग्लो करेगा ही नहीं भाई। ये ग्लो कब करता है? जिस पे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं भाई। मैंने बोला इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है, तो भाई ये पूरा क्या होगा? ब्लैक पड़ा हुआ रहेगा भाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल आप देखिए ना भाई CRT कैसे काम करता है। तो इसलिए भाई इसका रीजन है कि भाई ब्लैक कलर को ब्लैक दिखाता है, व्हाइट कलर को व्हाइट दिखाता है, मतलब कलर कॉन्ट्रास्ट भाई यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल देखने को मिलेगा। लेकिन वही यहाँ पे देखिए, पता नहीं भाई ये कैमरा पकड़ पा रहा है नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन आप देखिए डिफरेंस को पकड़िए, वो थोड़ा सा ज़्यादा डल है भाई, वो ब्लैक को ब्लैक नहीं दिखा पाएगा। ओके, तो कलर रेंडरिंग इंडेक्स का मतलब होता है, जैसे आप शोरूम में जाते हैं भाई, तो शोरूम में आपने देखा होगा अलग अलग भाई वो लोग लाइट्स यूज़ करते हैं। मान लेते भाई आप कोई कपड़ा खरीदे, मान लेते जींस खरीद रहे हैं भाई, तो शोरूम के अंदर जो जींस का कलर आपको दिखाई देगा वो अलग होता है भाई। वो आपको मान लेते हैं शोरूम के अंदर भाई आपको अच्छा लग रहा है वो कलर, लेकिन जब उस जींस को बाहर लेके जाएंगे, यानी नेचुरल कलर में लेके जाएंगे भाई, तो नेचुरल कलर यानी जब सनलाइट में देखेंगे तो भाई उसका कलर एक तरीके से अलग दिखाई देगा। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CRI, ठीक है भाई, कलर रेंडरिंग इंडेक्स बोला जाता है भाई। क्लियर हो गया? यानी जो आपका आर्टिफिशियल लाइट है वो भाई नेचुरल कलर को कितना नेचुरल दिखा सकता है, ठीक है। रेड को कितना रेड दिखा पा रहा है, ब्लू को कितना ब्लू दिखा पा रहा है, ग्रीन को कितना ग्रीन दिखा पा रहा है भाई। क्लियर हो गया? तो जो भी हम लोग बल्ब यूज करेंगे आज के डेट में, जो भी हम लोग बल्ब यूज करेंगे भाई, उसका हम लोग चाहते हैं कि भाई जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स है वो हाई हो भाई। और ये कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो है मेजर किया जाता है 0 से लेके 100 के बीच में भाई। क्लियर है? तो जैसे मान लेते हैं आप भाई कोई फिल्म बना रहे हैं भाई, कोई शूटिंग कर रहे हैं, तो भाई शूटिंग में आपने देखा होगा जो आपका स्किन का कलर, अगर आपका कैमरा सही नहीं है, कैमरे का भाई कलर रेंडरिंग इंडेक्स सही नहीं है, तो भाई आपका जो स्किन का जो नेचुरल कलर है ना भाई, और जब वो मूवी में आप अपने आप को देखेंगे, यानी जो आपका रिकॉर्ड हुआ भाई चेहरा, उसमें भाई आपका जो नेचुरल कलर है वो अजीब सा हो जाता है। इसका मतलब क्या है भाई, इस कैमरे का जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स है बहुत ही घटिया है भाई। तो अगर हमने यहाँ पे बल्ब की बात करें भाई, तो जो हम लोग का फिलामेंट बल्ब होता है, तो फिलामेंट बल्ब भाई इसमें जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है ये 100 होता है भाई। इसका मतलब बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल जो सनलाइट का कलर है भाई उससे मैच करता है ये। या फिर कहिए हैलोजन, तो हैलोजन भाई येलो कलर का लाइट देता है ना, तो ये भी एक तरीके से मतलब इसका जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स है काफ़ी अच्छा होता है भाई। मतलब हैलोजन वाले बल्ब में अगर आप कोई रेड कलर देखना चाहते हैं भाई, तो रेड को वो रियल रेड दिखेगा उसमें, ग्रीन को रियल ग्रीन दिखाएगा भाई वो। क्लियर है? देखिए जैसे यहां पे देखिए भाई एक टेबल बना हुआ है, यहां पे लिखा ना नेम ऑफ ऑब्जेक्ट भाई। जैसे मान लो व्हाइट पेपर है, तो व्हाइट पेपर को मतलब भाई व्हाइट लाइट में देखेंगे तो सीधी सी बात है व्हाइट दिखेगा। अगर आप रेड लाइट में देखें तो भाई ये पेपर जो है रेड कलर दिखेगा, ग्रीन कलर है ग्रीन दिखेगा। मतलब व्हाइट पेपर का मतलब क्या है भाई, ये सभी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है ना, सातों के सातों रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है भाई, एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए तो भाई व्हाइट कलर है ये। क्लियर है? और कोई भी कलर हम लोग को कैसे दिखाई देता है, सिंपल वे में समझिए। जैसे भाई ये बोर्ड है, ठीक है, तो बोर्ड का अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँ भाई, मान लेते हैं मैंने ग्रीन कलर कर दिया, तो ये ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है भाई? ग्रीन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो ग्रीन कलर का आ रहा है भाई, और वही ग्रीन कलर हम लोग के आंखों तक पहुंच रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग ऑप्टिक नर्व के थ्रू हम लोग के ब्रेन पे सिग्नल जा रहा है कि भाई ये ग्रीन कलर है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रीन दिख रहा है, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रेड दिख रहा है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लू दिख रहा है, कैसे? क्योंकि भाई वहां से वही कलर एक तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, रिमेनिंग कलर एब्जॉर्ब हो जाता है भाई। ओके, तो कोई भी रेड दिख रहा है, इसका मतलब क्या, रेड वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रहा है, जो रिमेनिंग कलर है भाई वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है वो। तो अब समझिए ये जो व्हाइट कलर है भाई, व्हाइट क्यों दिख रहा है? व्हाइट कलर में व्हाइट, रेड कलर में रेड, ग्रीन कलर में ग्रीन, क्योंकि भाई अब देखिए ना
सबसे पहले समझिए व्हाइट कलर को भाई मैंने रेड कलर, मतलब व्हाइट कलर का पेपर है उस पर रेड कलर लाइट डाला, तो भाई व्हाइट कलर कोई भी कलर एब्जॉर्ब करता ही नहीं भाई, समझ गया। और क्योंकि इस पर मैं रेड कलर डाल रहा हूं तो रेड कलर रिफ्लेक्ट होकर के मेरे आंखों में आ रहा है, तो भाई व्हाइट पेपर मुझे रेड कलर दिखाई देगा। सेकंड केस में इस बार भाई मैंने ग्रीन कलर लाइट डाला, तो भाई व्हाइट पेपर कोई भी कलर एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, तो ग्रीन कलर डाला भाई तो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो भाई आंखों तक ग्रीन ही पहुंच रहा है, तो सीधी सी बात है अभी पेपर ग्रीन दिखेगा भाई। येलो डालना तो येलो दिखेगा, ब्लू डालना ब्लू दिखेगा भाई। वही अगर हम लोग यहाँ पे रेड पेपर की बात करेंगे, भाई इस बार मेरे पास रेड कलर का पेपर है, तो इस पर अगर आप रेड लाइट डालेंगे तो भाई क्योंकि रेड पेपर है इसका मतलब क्या, रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी तो भाई रेड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग रेड कलर डाला तो भाई सारा सारा रेड कलर रिफ्लेक्ट होकर हम लोग की आंखों पे आएगा और ये रेड कलर दिखाई देगा भाई। सॉरी व्हाइट कलर है ना भाई, व्हाइट कलर की बात हो रही है। अच्छा रेड वाला देखिए ना, पहले रेड कलर की बात करते हैं भाई। जब रेड कलर डाला ना तो रेड कलर भाई ये रिफ्लेक्ट करके हम लोग के आंखों तक भेज दिया, जिससे हम लोग रेड दिख रहा है। अब मान लो व्हाइट कलर डालते हैं भाई, तो व्हाइट कलर क्योंकि भाई 7 रंग होता है, विबग्योर बोलते हैं ना इसको, तो भाई व्हाइट कलर मतलब 7 कलर का मिक्सचर भाई। तो ये जो रेड पेपर है, रेड पेपर क्या करेगा, ये 6 रंग को एब्जॉर्ब कर लेगा भाई, लेकिन रेड कलर को ये रिफ्लेक्ट कर देता। तो हम लोग के आंखों पे क्या पहुंच रहा है, सिर्फ रेड कलर भाई, इसलिए हम लोग को अगेन ये रेड कलर दिखाई देगा। अब अगर भाई ग्रीन कलर डालते हैं रेड पेपर पे, रेड कलर का पेपर इस पे ग्रीन कलर का लाइट डाल रहा हूं भाई, तो सीधी सी बात है ग्रीन कलर तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ये कोई कलर भाई रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि भाई एक ही कलर डाला ना हम लोगों ने, ग्रीन कलर डाला भाई, तो ग्रीन को तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो भाई कोई लाइट आ ही नहीं रहा है वहां से, किसी भी कलर का लाइट आ ही नहीं रहा भाई, तो ये ब्लैक कलर दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर आप येलो कलर डालते हैं भाई, रेड कलर के ऊपर येलो डालते हैं भाई, तो येलो को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा तो ब्लैक हो जाएगा, इस केस में ब्लैक हो जाएगा भाई। उसी तरीके से अगर आप ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर का पेपर है भाई, इस पर अगर आप व्हाइट लाइट डालेंगे तो व्हाइट लाइट के केस में क्या होगा, रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा भाई, और ग्रीन को ये रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए भाई व्हाइट कलर में ग्रीन दिखेगा। रिमेनिंग अदर कलर में रेड कलर डाले हुआ तो रेड कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई लाइट रिफ्लेक्ट होने तो ब्लैक हो जाएगा, ग्रीन कलर में ग्रीन दिखाई देगा, येलो में भाई फिर से एब्जॉर्ब कर ले तो ब्लैक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ओवरऑल समझिए, यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो भाई कि कोई भी आर्टिफिशियल लाइट में अगर आप कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं भाई, फिर चाहे जींस हो गया, शर्ट हो गया, कोई भी कपड़ा आप खरीद रहे हैं भाई, तो उस लाइट में मतलब वो लाइट जो है नेचुरल कलर को कितना वो नेचुरल दिखा सकता है भाई। अगर नेचुरल कलर को 100% नेचुरल दिखा रहा है, मतलब क्या कि भाई वैसे आर्टिफिशियल लैम्प का जो CRI है, मतलब कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो है भाई वो 100 है या फिर भाई बहुत ही अच्छा है। तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे अराइज किया गया है कि भाई हैलोजन का जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है वो अच्छा होता है भाई, बेटर होता है, ठीक है। C फॉर कैट क्या है, हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर विद इंक्रीज लुमिनस एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है भाई हैलोजन लैम्प को कभी आप टच करके देखें हाथ जल जाएगा भाई, ओके ना, ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाए भाई, सारे ऑप्शन सही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला है अ फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ स्मॉल ब्राइट सोर्स। भाई फोटो सेल का मतलब क्या है, सोलर प्लेट आप ले लीजिए ना, सोलर प्लेट भाई, ओके। और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट इंसेंट कर रहे हैं भाई। मान लेते मेरा ये सोलर प्लेट है और इस पर भाई हम लोग लाइट इंसेंट डाल रहे हैं, मतलब लाइट ऊपर से डाला जा रहा है भाई, क्लियर हो गया, लाइट इस पर डाला जा रहा है। और ये जो सोलर यानी जो फोटो सेल है भाई और जिस सोर्स है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रखा है, 1 मीटर रखा भाई। अब सेकंड केस में क्या कर रहे हैं कि भाई व्हेन द सेम सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस 2 मीटर, अभी भाई हम लोगों ने डिस्टेंस को डबल कर दिया, अब यहाँ पे लाइट रह गया भाई, लाइट जो है यहाँ पे आ गया है, ओके। तो भाई इस केस में आपको बताना है, लिखा ना, द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द फोटो कैथोड कितना हो, मतलब भाई सीधी सी बात है, लाइट टकरा, लाइट भाई यहाँ पे कण की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब यहाँ पे फोटोन्स है भाई, फोटोन्स जब यहाँ पे टकराते हैं तो भाई अंदर में जो एटम है उसके अंदर जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उसको भाई हिट करके बाहर निकालता है। जैसे भाई मैंगो तोड़ते हैं ना, पत्थर मारते भाई, तो पत्थर के साथ आम भी तो टूट जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भाई लाइट जो है ये वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ये फोटोन्स मतलब कण की तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल्स की तरह भाई, और उसको हम लोग फोटोन्स बोलते हैं। तो फोटोन्स यहाँ पे भाई बम्बार्डिंग हो रहा है, तो भाई यहाँ पे जो एटम होगा इसके वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे जब टकराएगा तो उसको बाहर निकाल देता है भाई। तो ओवरऑल समझिए, हम लोग को पता है भाई इल्यूमिनेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लॉ के बारे में, जिसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ इनवर्स, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ भाई। तो डिस्टेंस यहाँ पे डबल कर दिया तो सीधी सी बात है जो आपका इल्यूमिनेशन होगा यानी जो ब्राइटनेस होगा भाई या फिर कहीं जो फोटोन का इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा भाई। तो याद रखना इल्यूमिनेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर। तो फर्स्ट केस में मेरा डिस्टेंस 1 मीटर था भाई, तो जो इल्यूमिनेशन होगा या फिर कहीं जो इंटेंसिटी होगा भाई या फिर ब्राइटनेस जो होगा आपका
1 मीटर का स्क्वायर तो भाई 1 ही करेंगे ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा भाई यहाँ पे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1/4 को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं भाई, तो D4 डॉग हो जाएगा R1/4 एज न्यूमरस भाई। ओके, बाकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं फोटो सेल। फोटो सेल क्या होता है, कुछ नहीं भाई, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट डालेंगे, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स भाई। क्लियर? जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आप कहेंगे उस लाइट में, मतलब उस लाइट का भाई उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी है। तो फोटो वोल्टेइक सेल, सॉरी ये जो फोटो सेल्स होते हैं भाई, इस पर जितना ज़्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट डालेंगे उतना ज़्यादा भाई इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, या फिर कहीं उतना ही ज़्यादा आपका वोल्टेज पैदा होगा, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है भाई। आगे बढ़ता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू लाइटिंग क्वालिटी भाई। देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग को जो ध्यान रखना होता है भाई, ये रखना होता है ग्लेयर का भाई। कहीं पे भी आप एक तरीके से लाइटनिंग, मतलब लाइटिंग भाई, लाइटनिंग नहीं, लाइटनिंग का मतलब होता है जो बारिश में जो गिरता है भाई, जो ठनका बोलते हैं, और ये लाइटिंग है भाई। लाइटिंग का मतलब होता है कि भाई कोई भी रूम है या फिर कोई बिल्डिंग है भाई जिसमें आप आर्टिफिशियल लाइटिंग कर रहे हैं। ओके, तो जहाँ पे भी भाई आप लाइटिंग कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग को ध्यान देना होता है ग्लेयर का भाई, कि ग्लेयर पैदा, मतलब इतना ज़्यादा इल्यूमिनेशन लेवल ना हो जाए वर्किंग प्लेन पे कि भाई जो भी आदमी काम कर रहा है उसको प्रॉब्लम हो। ठीक है, और ग्लेयर का मतलब समझाया था भाई, जैसे नेकेड आई से आपने डायरेक्ट सनलाइट को देख लिया, मतलब सन को देख लिया भाई, तो पूरा पूरा आंख के सामने अंधेरा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं ग्लेयर। तो हम लोग को हमेशा ग्लेयर का ध्यान देना है भाई। बाकी यूनिफॉर्म लाइटनिंग होना चाहिए भाई, हर जगह समान लाइटनिंग होना चाहिए रूम में। ठीक है, इल्यूमिनेशन लेवल कितना चाहिए भाई, उसके हिसाब से काम करेंगे। कलर पे भी हम लोग काम करना, मतलब कलर CRI भाई, कलर रेंडरिंग इंडेक्स। जैसे आप देखिए ना, हम लोग कभी भी सोडियम वेपर लैंप इंडोर लाइटिंग में यूज़ नहीं करते हैं भाई, यानी घरों में हम लोग कभी सोडियम वेपर लैंप या फिर मर्क्यूरी वेपर लैंप यूज़ नहीं करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना। जैसे सोडियम वेपर लैंप लगा दिया अपने घर में भाई, सिर्फ येलो कलर का देगा वो कलर, तो भाई येलो कलर का देगा, तो आप सोचिए कि भाई अगर आप येलो कलर में कोई रेड कलर देखना चाहते हैं भाई, रेड कलर ब्लैक हो जाएगा भाई, काला दिखाई देगा आपको। समझ में आया? आप अभी यहाँ पे देखिए भाई, मान लेते हैं मेरे घर में येलो कलर का लाइट लगा हुआ है, तो येलो कलर के लाइट में कहाँ हम लोग यहाँ पे है ना, येलो कलर का लाइट भाई। अब मान लेते मेरे पास कोई रेड कलर का टी शर्ट है भाई, मैंने रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, तो येलो कलर लाइट में क्या हो जाएगा, ब्लैक दिखाई देगा भाई। क्योंकि भाई रेड कलर का लाइट है ना, तो रेड कलर लाइट कब दिखेगा, तो व्हाइट कलर डालेंगे तब, क्योंकि भाई रेड कलर तभी दिखेगा जब रेड कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जाएगा भाई। लेकिन येलो कलर आ रहा है तो येलो कलर तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना भाई, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं, तो ब्लैक दिखाई देगा। ग्रीन कलर का आप शर्ट पहने तभी ब्लैक दिखाई देगा भाई, तो सोचिए कितना प्रॉब्लम होगा। तो वही कारण है कि भाई हम लोग सोडियम वेपर लैंप या फिर मर्क्यूरी वेपर लैंप ये सब भाई हम लोग यूज़ नहीं करते हैं इंडोर में। अगला पावर फैक्टर ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप। तो भाई फ्लोरोसेंट लैंप का जो पावर फैक्टर होता है लैगिंग होता है, 0.5 हो जाएगा, D4 डॉग। ऑप्शन के हिसाब से पकड़ सकते हैं भाई। ठीक है ना, आगे बढ़ता है द स्पेस हाइट रेशियो इन इल्यूमिनेशन लाई बिटवीन। देखिए भाई इसके लिए मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया था, स्पेस हाइट रेशियो के लिए भाई न्यूमेरिकल करवाया था ना। मान लेते भाई मेरे पास एक बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, ये भाई मान लेते हैं मेरे पास हॉल है, और हॉल का मैं यहाँ पे डायमेंशन बता दे रहा हूँ भाई। मान लेते हैं ये 50 मीटर है और ये भाई मान लेते हैं 20 मीटर है। तो सोच लिए 50 बाई 20, फीट नहीं है भाई, ये फीट में नहीं है, मीटर में एक तरीके से, तो बहुत बड़ा हॉल है ये। तो भाई इस हॉल को इल्यूमिनेट करना है मुझे, तो भाई एक दो बल्ब लगाने से काम थोड़ी ना चलेगा, आपको यहाँ पे बहुत सारे बल्ब लगाने पड़ेंगे भाई। तो जो ऊपर वाला जो इसका सीलिंग है, तो यहाँ भाई मान लेते हैं इस तरीके का मैंने ब्रैकेट दे रखा है, और हर एक ब्रैकेट में इस तरीके से 3-3 लाइट लगा रखे हैं भाई। क्लियर है ना, डायग्राम ये सब बनाया था भाई मैंने आपको न्यूमेरिकल में। तो स्पेस हाइट रेशियो का मतलब होता है भाई कि ये जो वर्किंग प्लेन है, ये जो वर्किंग प्लेन है भाई, इससे कितने ऊंचाई पे आपका बल्ब लगा हुआ है, और दो बल्ब के बीच में एडजेसेंट डिस्टेंस कितना है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो बल्ब है ना भाई, इन दोनों बल्ब के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो इनके रेशियो को बोलते हैं भाई हम लोग स्पेस टू द हाइट रेशियो भाई। थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो इस तरीके का डायग्राम बनाया था ना हम लोगों ने, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए 2-2 करके ट्यूबलाइट लगा रखा है, 2-2 पेयर का ट्यूबलाइट लगा हुआ भाई, सारा सारा न्यूमेरिकल करवाया हुआ है, ठीक है। तो स्पेस हाइट रेशियो क्या होगा कि भाई ये जमीन से कितने ऊंचाई पे बल्ब लगा हुआ है और दो बल्ब के बीच में एडजेसेंट डिस्टेंस कितना है, इसी के रेशियो को बोलते हैं हम लोग स्पेस हाइट रेशियो। और स्पेस हाइट रेशियो कितना होना चाहिए, स्पेस हाइट रेशियो कितना होना चाहिए भाई, 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। सब करवाया न्यूमेरिकल पूरा। देखिए यहाँ पे कहीं निकाला होगा, यहाँ पे देखिए भाई स्पेस हाइट रेशियो निकाला ना, स्पेस हाइट रेशियो कितना आ रहा है 0.94। तो भाई 1 से लेकर 2 के बीच में होता है, न्यूमेरिकल कीजिए समझ में आ जाएगा।
और स्टार्टिंग में बताया था भाई एसएससी जेईई पीवाई क्यों चल रहा है, ठीक है। इसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ए टू जेड मिलेगा भाई, पूरा इल्यूमिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये पूरा सॉल्व होगा। ठीक है, तो 1 to 2 हो जाएगा, 1 से लेकर 2 के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो भाई रेलवे प्लेटफॉर्म, मतलब सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन पे भी काम चल जाएगा भाई। तो प्लेटफॉर्म पे आप देखिए एक बल्ब जला देंगे काफ़ी है भाई, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को बहुत ही प्रिसाइज या फिर भाई बहुत ही एक्यूरेट वर्क थोड़ा ना करना है, हल्का फुल्का भी भाई अगर इल्यूमिनेशन रहेगा तो भाई हम लोग का काम चल जाएगा। अगला है मर्क्यूरी वेपर लैम्प गिव, तो भाई ये किस तरीके का कलर देता है, तो ग्रीनिश लिखा ना, ग्रीनिश ब्लू लाइट। कैसा होता है भाई, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। देखिए भाई कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीनिश लिखा ना, ग्रीनिश, और थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई तो नज़दीक में ब्लूइश कलर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ग्रीनिश ब्लू कलर का लाइट होता है ये, यहाँ पे देख सकते हैं भाई इस तरीके का कलर होता है। और वही अगर हम लोग सोडियम वेपर लैम्प की बात करें तो भाई ये कुछ इस तरीके का येलो होता है, ये कुछ इस तरीके का येलो कलर का होता है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं भाई यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन है टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्राइटनेस विच टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम इज यूज्ड बाय। तो उसको हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग में भाई। इनडायरेक्ट लाइटिंग क्या होता है, देखिए थोड़ा सा फोटो दिखाता हूं मैं आपको, एक ही मिनट। देखिए भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट लाइटिंग का मतलब क्या है भाई कि सारा का सारा रोशनी जो है आपके नीचे वर्किंग प्लेन पे आ रहा है भाई। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, बल्ब को उल्टा लगाना, बल्ब जो है ऊपर तरफ, मतलब पहले सीलिंग पे जाएगा भाई सारा का सारा लाइट, फिर सीलिंग से रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आएगा भाई, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइट। सेमी डायरेक्ट का मतलब क्या है भाई कि बल्ब, मतलब बल्ब जो है यहाँ पे देखिए बीच में लगा हुआ है, यानी कुछ रोशनी ऊपर जाएगा कुछ रोशनी नीचे आएगा, मतलब रिफ्लेक्टर जो है भाई ऊपर से पैक नहीं होता है, ओपन होता है। ये रिफ्लेक्टर देख लीजिए ओपन है भाई, कुछ रोशनी ऊपर जा रहा है कुछ रोशनी नीचे आ रहा है, उसको सेमी डायरेक्ट बोलते हैं भाई। अगला है सेमी इनडायरेक्ट, मतलब ज़्यादातर रोशनी ऊपर जाएगा। तो भाई अभी हम लोग फिलहाल इस पर बात करते हैं, ठीक है, अभी फिर हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज होंगे। तो डायरेक्ट लाइटिंग का मतलब क्या भाई, सारा रोशनी आपके वर्किंग प्लेन पे पड़ता है। और वही अगर हम इनडायरेक्ट लाइटिंग की बात करें तो भाई सारा रोशनी ऊपर जाता है सीलिंग पे, फिर रिफ्लेक्ट होकर नीचे आता है। तो भाई ये कि भाई हम लोग यहाँ पे लिखा ना एक्सेसिव ब्राइटनेस नहीं चाहते भाई, तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके का लाइटिंग स्कीम यूज़ करेंगे, तो भाई ये होता है इनडायरेक्ट लाइटिंग। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला है द फंक्शन ऑफ इनर्ट गैस इन अ फिलामेंट। देखिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलामेंट बल्ब दो तरीके का होता है भाई, एक होता है वैक्यूम, मतलब जो लो वोल्टेज के लैंप होते हैं ना उसमें भाई हम लोग वैक्यूम करते हैं, मतलब कोई भी गैस नहीं भरते हैं भाई। लेकिन जो ज़्यादा वोल्टेज वाले लैंप होते हैं उसमें हम लोग गैस भरते हैं भाई, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है फिर भाई आर्गन हो सकता है। तो भाई गैस क्यों भरा जाता है और गैस भरने से क्या बेनिफिट होता है भाई, तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, वही फंक्शन ऑफ इनर्ट गैस इन अ फिलामेंट। तो ये हो जाए भाई मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग सर्विस बाई C4 CAT। उसका क्या मतलब है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसका थ्योरी करवाता हूँ भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट भाई इसको जो है ना ऊपर ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा आप इसको डिटेल में समझ लीजिए। देखिए भाई थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है ना कि भाई फिलामेंट बल्ब में हम लोग इनर्ट गैस जब यूज़ कर रहे हैं तो भाई इससे इवेपोरेशन कैसे कम हो जाता है। तो सबसे पहले समझिए इवेपोरेशन का मतलब क्या है भाई। देखिए हम लोग यहाँ पे फिलामेंट की बात कर रहे हैं और फिलामेंट में क्या यूज़ होता है भाई, टंगस्टन। भाई फिलामेंट बल्ब की बात हो रही है यानी इनकैंडेसेंट लैंप की बात हो रही है भाई। और टंगस्टन का ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, एवरेज मान के चलते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस भाई, ऐसे 3300 होता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मान के 3000 डिग्री पे भाई टंगस्टन मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करेगा मतलब सॉलिड से लिक्विड बनेगा। और अगर आप फर्दर इसको गर्म करेंगे भाई तो सीधी सी बात है ये फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी मेटल
आपका अगर गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है भाई, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन को कम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इनर्ट गैस यूज किया भाई। तो इनर्ट गैस कैसे एक तरीके से इवेपोरेशन को कम करता है, समझिए। पहला लाइन लिखा ना, द इनर्ट गैस इनसाइड द बल्ब रिड्यूसेस इवेपोरेशन बाय कोलाइडिंग विथ टंगस्टन एटम दैट ट्राई टू लीव द फिलामेंट। देखिए होता क्या है, पता नहीं भाई कलर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, ओके ब्लू ग्रीन कलर यूज करते हैं। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि भाई ये मेरे पास एक फिलामेंट बल्ब है और ये भाई मेरा टंगस्टन का फिलामेंट हो गया। अब मान लेते भाई ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है भाई, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस देखने को मिल रहा है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होगा। टेम्परेचर भाई मान लेते हैं बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, यानी बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट चला गया भाई। तो सीधी सी बात है, ये जो टंगस्टन यानी इसमें जो टंगस्टन का मेटल होंगे वो क्या होंगे भाई, लिक्विड से फिर गैस बनेंगे, गैस से भाई ये इवेपोरेट करेंगे यानी बाहर निकल। भाई मान लेते हैं मेरा टंगस्टन को भाई डब्ल्यू से दिखाते हैं, वुल फॉर्म दिखाता है ना भाई, वुल फॉर्म इसका जो भी है लैटिन नेम होता है, ठीक है भाई। तो ये मान लेते हैं एक एटम है जो यहाँ से सॉलिड से भाई गैस बन के बाहर निकल गया। तो भाई आसपास में जो इनर्ट गैस होंगे, जैसे भाई मान लो आर्गन भरा हुआ है, फिर नाइट्रोजन भरा हुआ है, तो इनके एटम को मैं ऐसे दिखाता हूँ, प्लस प्लस से दिखा रहा हूँ भाई, ये सारे इनर्ट गैस भरे हो भाई। तो होता क्या है कि भाई जब ये टंगस्टन का एटम यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा, तो क्योंकि भाई आसपास में बहुत सारे इनर्ट गैस है ना, तो इनर्ट गैस के एटम से भाई टकराता है ये। मान लेते हैं ये दोनों आपस में कोलाइड कर गए भाई, यहाँ पे कोलिजन हो गया, दोनों टकरा गए। तो भाई ये जाना चाहता, मतलब ये ऐसे भागना चाहता था भाई, लेकिन ये इसके रास्ते में भाई एटम मिल गया तो वो टकरा गया, तो भाई वापस से गया, वो टकरा के इसका डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाता है, मतलब वापस से भाई ये रिकम्बाइंड हो जाता है। क्लियर है? तो वही है कि भाई लिखा ना, इवेपोरेशन कैसे रिड्यूस होता है, बाय कोलाइडिंग विद द टंगस्टन एटम दैट ट्राई टू लीव द फिलामेंट भाई। तो फिलामेंट को लीव करने नहीं देता है, बाहर इसको जाने ही नहीं देता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इतना सही है ना भाई, दिखाई देना चाहिए। एक मिनट, यहां से पढ़ते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स पुश, लिखा ना, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है भाई, जो इनर्ट गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पुश इवेपोरेटेड टंगस्टन बैक टू द फिलामेंट। लिखा ना, व्हेन द फिलामेंट गेट्स वेरी हॉट टंगस्टन एटम ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस भाई। जैसे थर्मियोनिक इमिशन पढ़ा है ना भाई, थर्मियोनिक इमिशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैथोड को गर्म करते हैं ना भाई। कैथोड को गर्म करते तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं भाई। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा जब गर्म होगा तो भाई इसके एटम जो होते हैं सरफेस पे आ जाते हैं, और कुछ एटम भाई बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? लेकिन भाई आसपास में बहुत सारे इनर्ट गैस है ना भाई, इनर्ट गैस हैं, तो भाई उनको जाने नहीं देगी। अगर कोई बाहर भी निकलता है तो टकरा करके फिर से वापस उसी डायरेक्शन में आ जाता है भाई, और फिर से वो रिकम्बाइन कर जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां से पढ़ते हैं भाई, क्योंकि कैमरा जूम किया हो भाई। ओके, यहां से दिख रहा ना, बढ़ते हैं। देखिए जैसे भाई मैंने बताया ना, जो लो वोल्टेज लैंप होते हैं, जैसे 40 वोल्ट का जो बल्ब होता है भाई, बिलो 40 वोल्ट का जितने भी जीएसएल लैंप है, जनरल लाइटिंग सिस्टम भाई, वो भी आपका फिलामेंट लैंप ही होता है। तो उनमें हम लोग गैस नहीं भरते, वो वैक्यूम होता है भाई। लिखा ना, इन वैक्यूम नथिंग स्टॉप देम। जैसे मान लेते हैं भाई मेरे पास एक लो वोल्टेज का लैंप है, ठीक है, ये मान लेते भाई लो वोल्टेज का लैंप है, और इसमें हम लोगों ने गैस नहीं भरा, ऐसे फिलामेंट है भाई। तो इस केस में क्या होगा कि भाई जब ये अच्छा खासा गर्म हो जाएगा तो भाई यहाँ से एटम बाहर निकलेंगे, तो भाई आसपास में कोई दूसरा एटम नहीं है ना इससे टकराने के लिए, जिसको भाई इसके डायरेक्शन को बदल सके, वापस से भाई फिलामेंट की तरफ जा सके। तो वही लिखा है, इन वैक्यूम नथिंग स्टॉप देम। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, फास्ट इवेपोरेशन होगा, और जो फिलामेंट है भाई उसका लाइफ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, शॉर्ट लाइफ होगा, यानी फ्यूज हो जाएगा तुरंत। वही अगर इनर्ट गैस की बात करें, जिसमें हम लोग आर्गन एफ क्रिप्टम यूज करते हैं, तो बोलते हैं गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद द एस्केपिंग एटम, यानी यहाँ से जो भी एटम निकल रहे हैं भाई, बाहर जाना चाहते हैं, तो भाई आसपास में बहुत सारे एटम है, तो उनसे टकरा करके वापस फिर से इसी डायरेक्शन में आ जाता है, फिर से रीस्टोर हो जाता है। दिस कॉलिजन स्लो देम डाउन, मैनी टंगस्टन एटम रिटर्न बैक टू द फिलामेंट भाई, और वापस फिलामेंट पे आकर के बैठ जाते हैं भाई। क्लियर है? एक मिनट, ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा ना, इवेपोरेशन बिकम स्लो, जिससे इवेपोरेशन मेरा स्लो हो जाता है भाई। अगला है गैस इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द बल्ब। भाई हम लोगों ने जब इनर्ट गैस भरा तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया ना भाई, अंदर का प्रेशर बढ़ गया। हाइयर द गैस प्रेशर रिड्यूस द रेट एट विच टंगस्टन एटम लीव द सरफेस भाई, क्योंकि जो भी एटम बाहर निकलना चाहेगा भाई प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या, अंदर भाई एटम बहुत ज्यादा बढ़ गया ना भाई, मैटर का संख्या बढ़ गया है, समझ गए। तो जो भी टंगस्टन के एटम बाहर जाना चाहेंगे तो भाई ज्यादा चांस है वो टकरा जाएंगे, इनर्ट गैस के एटम से टकरा करके वापस आ जाएंगे भाई। तो वही है, हेयर हाई प्रेशर का मतलब क्या भाई, मोर कोलिजन होगा, क्योंकि भाई आसपास में बहुत सारे एटम है ना, तो भाई कोई भी टंगस्टन का एटम निकलना चाहेगा तो भाई वो सबसे ज़्यादा चांस है कि भाई
इनर्ट गैस के एटम से टकरा करके वापस आ जाएगा। तो भाई ये स्लोअर इवेपोरेशन, फिलामेंट सर्वाइव लॉन्गर भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला है गैस कैरीज अवे हीट फ्रॉम द फिलामेंट। ये भी ध्यान देना भाई, जो आपका इनर्ट गैस भरा हुआ है, तो इनर्ट गैस जो भरा हुआ भाई ये कूलिंग का भी काम करता है, कूलिंग का भी काम करता है भाई। जैसे मान लेते हैं ये फिलामेंट गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है भाई, तो आसपास के जो एटम होंगे ना इनर्ट गैस वाले, ये क्या करेंगे, इससे हीट लेकर के अपने अंदर ले लेंगे और फिर बाहर सराउंडिंग में फेंकते हैं। वही है इनर्ट गैस रिमूव सम हीट बाई कन्वेक्शन भाई। कन्वेक्शन मतलब क्या होता है भाई, लिक्विड में यूज़ होता है ना, हीट 3 तरीके से ट्रांसफर होता है, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन होगा भाई। ठीक है, यानी जो गर्म गैस है ऊपर जाएगा, जो ठंडा गैस है नीचे आएगा भाई। ठीक है ना, तो इस तरीके से भाई आपका कूलिंग होता है, स्लाइट कूलिंग ऑफ द सरफेस, लोअर सरफेस टेम्परेचर, लेस इवेपोरेशन भाई। ठीक है, अगला देख लीजिए, टंगस्टन मेल्ट एंड इवेपोरेट स्लोअर। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या, इनर्ट गैस डज नॉट केमिकली रिएक्ट विद टंगस्टन भाई, क्योंकि इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस नोबल बोलते हैं भाई, इसके जो वैलेंस बैंड है ऑलरेडी फिल है, तो भाई किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से सोचना है भाई। अब आते हैं हम लोग अपने एमसीक्यूज पे। तो ये लिखा होता ना कि भाई फिलामेंट लैंप में इनर्ट गैस का फंक्शन क्या है, तो भाई मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। आगे बढ़ता है, अगला द गैस यूज्ड इन अ गैस फिल्ड लैम्प। तो भाई कौन सा यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन हो जाए, ऑप्शन के हिसाब से चलना होता है भाई, ऑप्शन में आर्गन है नहीं भाई, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला है द आउटपुट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प डिपेंड ऑन, भाई हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा भाई वो, भाई जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है भाई कि जो स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं भाई, उसमें जो कलर होता है किसका सूचक होता है, तो ताप का होता है भाई, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर उसी हिसाब से भाई कलर होगा उस स्टार का। तो वही चीज़ यहाँ पे भाई, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर उतना ज़्यादा भाई वो लाइट इमिट करके आपको देगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट भाई। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल होता है, मोनो का मतलब सिंगल भाई, तो ये सोडियम वेपर लैंप हो जाए, येलो कलर का देता है, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। मर्क्यूरी में 2 कलर होते हैं भाई, ग्रीनिश ब्लू कलर, देखा था ना आपने, ग्रीनिश ब्लू मतलब ग्रीन भी है ब्लू भी भाई, तो मोनोक्रोमेटिक नहीं होता है। आगे बढ़ता है, पावर फैक्टर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, तो हो जाए जीएसएल लैम्प भाई। जीएसएल लैम्प मतलब क्या, जनरल लाइटनिंग सिस्टम लैम्प बोलते हैं भाई। ओके, जो जैसे पुराने ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे ना भाई, पुराने ज़माने वाला टॉर्च आपने देखा होगा, उसमें छोटा सा लैंप यूज़ करते हैं, बल्ब होता था भाई, फिलामेंट, वो फिलामेंट बल्ब भी तो होता था, तो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, उसको सीरीज बल्ब बोलते थे भाई। ठीक है ना, उसको जनरल लाइटिंग बल्ब भी बोलते हैं। तो कुछ नहीं भाई, उसके अंदर टंगस्टन होता है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर होगा उसका। अगला है एलईडी लैंप हैव अ जनरल लाइफ ऑफ, भाई एलईडी का जो लाइफ होता है 50,000 घंटा होता है भाई। ठीक है, याद रखना है इसको, सबसे ज़्यादा होता है कि 50,000 घंटा मतलब 5.5 साल तक ये चलता है भाई। अगला है द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस द फ्लोरोसेंट लैंप भाई। देखिए हम लोग फ्लोरोसेंट लैंप के पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए भाई कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए होगा इसका आंसर। फ्लोरोसेंट लैंप में हम लोग भाई कैपेसिटर यूज़ करते हैं। देखिए दिखा देता हूँ कहाँ पे लगा होता है। देखिए भाई जितने भी डिस्चार्ज लैंप होते हैं ना, फिर चाहे सोडियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, यहाँ पे देखिए लिखा है ना कैपेसिटर लगाकर पावर फैक्टर करेक्शन के लिए कैपेसिटर लगता है। ठीक है, तो याद रखना है जितने भी डिस्चार्ज लैंप हैं, फिर चाहे फ्लोरोसेंट लैंप ही क्यों ना, उसमें भी रहेगा आपका, इधर होगा भाई कहीं ना कहीं होगा ये। देखिए यहाँ पे गैसेस डिस्चार्ज लैंप है ना, ये आपका, अच्छा ये भाई अलग चीज़ है, कोई नहीं, याद रखना भाई पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम लोग फ्लोरोसेंट लैंप में कैपेसिटर यूज़ करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल आर यूज इन अ स्ट्रीट लाइटिंग भाई। तो स्ट्रीट लाइटिंग में देखिए, स्ट्रीट लाइटिंग में भाई हम लोग सारे लुमिनस फ्लक्स को, यानी जितना भी लाइट है भाई उसको हम लोग नीचे की तरफ डालना चाहते हैं ना भाई, ताकि रोड पे पड़े। यानी जो रोड है भाई, यानी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो मेरा क्या है, वर्किंग प्लेन है, तो सारा का सारा लाइट हम लोग नीचे तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो भाई जब भी आप लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं, तो भाई इसके लिए हम लोग मैथड पढ़ते हैं लुमिनस फ्लक्स के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इसको बोलते हैं लाइटनिंग कंट्रोल भाई। ओके ना, देखिए टॉपिक बता दे रहा हूँ कि भाई पेज इंसर्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देखिए भाई लिखा ना बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट कंट्रोल भाई। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट कंट्रोल, इसमें 2 मेथड पढ़ते हैं। पहला है मिरर या फिर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भाई। क्लियर है? तो जो मिरर रिफ्लेक्शन है
तो मिरर रिफ्लेक्शन हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं भाई? जैसे आपने देखा होगा, एक मिनट, भाई कॉनकेव मिरर क्या होता है? इसको बोलता है कन्वर्जिंग भाई, सारे लाइट को एक जगह ला करके इकट्ठा करना। आप देखिए यहाँ पे, एक मिनट भाई, ये नहीं, भाई जैसे मान लेते हैं ना, जो आपने डिश टीवी देखा होगा, डिश टीवी देखा है ना भाई, तो डिश टीवी का जो छतरी होता है उस तरीके का आपको भाई स्ट्रक्चर लेना, उसमें छोटे छोटे मिरर के टुकड़े चिपका देने हैं भाई। तो जब उस पर लाइट पड़ेगा तो लाइट क्या होगा, मतलब जो सनलाइट होगा भाई, और उसके मतलब किस एंगल पे आपने उस मिरर को चिपका रखा, छोटे छोटे मिरर को चिपका रखा भाई, तो उससे क्या होगा, सारा का सारा लाइट एक ही पॉइंट पे पूरा फोकस हो जाएगा भाई। और वहां पे अगर आप अपना कुकर रख देते हैं भाई, या फिर कोई पानी भरकर भाई आप अपना पतीला रख दे रहे हैं, तो भाई वो तुरंत बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि सारे के सारे लाइट को आपने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर दिया ना। ओके, तो उसको बोलते हैं भाई स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब भाई लाइट के डायरेक्शन को चेंज करना। तो ये डिफ्यूजन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन यूज करके भाई हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे लाइट को रोड की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं भाई, फिर कहिए डाइवर्ट करते हैं हम लोग। तो ये दो तरीके का कॉन्सेप्ट है भाई लाइट को कंट्रोल करने का, डिफ्यूजन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और इसमें हम लोग मिरर यूज करते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला है विच टाइप ऑफ स्टार्टर यूज्ड फॉर फ्लोरोसेंट लैम्प भाई। तो ये होता है ग्लो टाइप, और ग्लो टाइप के अंदर कुछ नहीं भाई, देखिए दिखा देता हूँ कैसा होता है। ग्लो टाइप इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि इसमें बायोमेटालिक स्ट्रिप होते हैं और ये जलते बुझते रहते हैं भाई। ठीक है, जब दोनों कॉन्टैक्ट चिपका हुआ रहेगा तो बुझा हुआ रहेगा भाई, जब कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है तो उसमें आर्क लगता है भाई। ओके, देखिए भाई कुछ इस तरीके का होता है, इसमें आप देख सकते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये। ओके, और इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा होता है भाई, इसी को बोलते हैं ग्लो टाइप स्टार्टर। अगला है इल्यूमिनेशन लेवल इन हाउस। भाई घरों में इल्यूमिनेशन लेवल कितना चाहिए होता है, तो भाई ये हो जाएगा आपका 100 to 140 लुमेन पर मीटर स्क्वायर भाई। पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर 1 by 1 मीटर का भाई। ठीक है, 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो एरिया है उसमें भाई हम लोग को एटलीस्ट 100 से लेकर 140 लुमेन चाहिए ही चाहिए, और लुमेन का मतलब होता है लुमिनस फ्लक्स भाई। तो एक मीटर स्क्वायर एरिया पे भाई एटलीस्ट 100 लुमेन का भाई हम लोग को इल्यूमिनेशन लेवल चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैम्प गिव मोर इल्यूमिनेशन फ्रॉम लो वोल्टेज भाई। तो ये होता है एलईडी भाई। एलईडी का सबसे ज़्यादा, जैसे कल मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाया था ना भाई, देखिए फिर से दिखाता हूँ, बैटरी देखते हैं भाई कितना है। एक मिनट, भाई देखिए ग्लो टाइप स्टार्टर जो है ना इस तरीके का होता है। ठीक है, और इस तरीके का आर्क लगता है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए कल मैंने आपको एक फोटो दिखाया था ना, ये भाई सिर्फ 9 वाट का एलईडी है, दिखा ना 9 वाट, और कितना लूमेन दे रहा है ये 945 लूमेन दे रहा है भाई। क्लियर हुआ, सोचिए सिर्फ 9 वाट की पावर कंज्यूम करेगा और आउटपुट में अप्रोक्स आपको 950 लूमेन एक तरीके से बना के देगा भाई। तो भैया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैम्प गिव मोर इल्यूमिनेशन फ्रॉम लो वोल्टेज भाई। तो सबसे ज़्यादा होता है एलईडी लैम्प का भाई, क्योंकि इनकैंडेसेंट का कल पड़ा था ना, मात्र 10 से 12 होता है भाई, 10 to 12 लूमेन पर वॉट। फ्लोरोसेंट का पड़ा था भाई 40 लूमेन पर वॉट भाई, और कॉम्पैक्ट फ्लोर से भाई वही SCFL बोलते हैं इसको, तो इसका भी वही रहेगा। ठीक है, तो एलईडी भाई ध्यान देना, एलईडी का सबसे ज़्यादा होता है। अगला है लाइट का स्पीड पूछा है भाई, लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, तो भाई ये हो जाए आपका, ध्यान देना ऑप्शन में भाई आपका सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप जो पढ़ते हैं 3 × 10⁸। एक मिनट भाई पेन चेंज करते हैं, ये मीटर में होता है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भाई ऑप्शन में सेंटीमीटर डला हुआ है, तो भाई सेकंड तो है ही ऑप्शन में, तो भाई इसको चेंज करना ही नहीं है। अब बस मुझे मीटर यहाँ पे चेंज करना है, तो मीटर को भाई किस में लेके जाना, सेंटीमीटर में। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे यहाँ पे 100 से और गुना करना पड़ेगा, तब ये सेंटीमीटर में
और ये सेकेंड में भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 जीरो और ऊपर चढ़ जाएगा भाई, यानी कितना हो जाएगा आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा भाई। तो ध्यान देना इसको। आगे बढ़ते हैं। लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प बाय, तो भाई डिस्चार्ज लैम्प मतलब आयोनाइजेशन भाई, तो आयोनाइजेशन इन अ गैस और वेपर भाई, तो सी फॉर कैट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनेंस भाई। देखिए लुमिनेंस का जो यूनिट होता है भाई ये होता है कैंडला पर मीटर स्क्वायर भाई। अभी क्या होता है इस पर भाई बात करेंगे, 1 मिनट पहले ये पूरा पेज कंप्लीट कर लें दीजिए क्योंकि इस पर कॉन्सेप्ट चाहिए हम लोग को। देखिए इल्यूमिनेशन अलग है भाई और लुमिनेंस अलग चीज़ है, ध्यान देना आपको। इल्यूमिनेशन क्या है, इल्यूमिनेशन होता है फाई अपॉन एरिया, मतलब कि यूनिट एरिया तो भाई कितना एक तरीके से लुमिनस फ्लक्स पड़ रहा है, इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। और उसका यूनिट क्या होगा, इसका होगा भाई लुमेन, क्योंकि भाई लुमिनस फ्लक्स का होता है यूनिट लुमेन, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लक्स, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग 1 मीटर कैंडल भाई, या फिर 1 कैंडल मीटर। ठीक है, कैंडल मीटर, फुट मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर भाई इसे सब पढ़ा रखा है। ओके आगे बढ़ते हैं। लुमिनस एफिशिएंसी ऑफ अ फ्लोरेसेंट ट्यूब भाई, तो ये जस्ट बताया 30 से लेकर 40 मिनट पर वॉट होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड भाई एसी और डीसी दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। ध्यान देना है डीसी पे जब यूज़ करें भाई तो चौक को हटा करके वहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, बोल रहा है कि अ लैम्प ऑफ 500 वॉट हैविंग एमएससीपी, एमएससीपी का मतलब होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। यहाँ पे स्फेरिकल लग गया, इसका मतलब क्या, स्फेयर की बात हो रही है भाई, यानी बल्ब से जो रोशनी निकल रहा है वो चारों दिशाओं में निकल रहा है। ठीक है, ये सब पढ़ा रखा भाई, ये समझ में नहीं आएगा आपको अगर आपने क्लास नहीं किया तो। देखिए भाई एमएससीपी का मतलब होता है कि भाई जैसे बल्ब है ना, तो ये हर दिशा में लाइट को इमिट कर रहा है, तो चारों दिशाओं में भाई लाइट को इमिट कर रहा है। क्लियर हो गया। तो क्योंकि भाई इधर कुछ निकाल रहा है इधर कुछ, भाई हर जगह बराबर बराबर नहीं होता भाई, इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे एवरेज लेना होता है। मीन का मतलब ये होता है एमएससीपी का फुल फॉर्म देखिए ना भाई, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो भाई मीन का मतलब होता है एवरेज, क्योंकि भाई ये जो बल्ब है ये हर दिशा में बराबर बराबर एक तरीके से लुमिनस फ्लक्स इमिट नहीं कर रहा है भाई, कहीं ज्यादा कहीं कम। भाई नीचे देखिए ना, नीचे की भाई इसका ये जो होल्डर का कैप है भाई ये तो ब्लॉक कर दे रहा है ना, नीचे यहाँ पे भाई रोशनी मिल ही नहीं रहा है, समझ गए। तो अलग अलग यहाँ पे लुमिनस फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो भाई क्योंकि अब मुझे एक ही वर्ड में इस लैंप का एक तरीके से भाई कैंडल पावर बताना, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मतलब इस सभी का एवरेज निकालना भाई। और मीन स्फेरिकल कैंडल पावर भाई बताया था कि भाई हर दिशा में, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा टोटल फ्लक्स, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं टोटल लुमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई, क्योंकि यहाँ पे जो चारों दिशाओं में भाई तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना बनेगा, 4 पाई बनेगा भाई। क्लियर है। तो भाई मेरा एमएससीपी दिया क्वेश्चन में, एमएससीपी कितना है भाई 1000, तो भाई यहाँ से टोटल फ्लक्स नहीं निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 इंटू 4 पाई, यानी 4000 पाई हो जाएगा भाई, 4000 पाई। ठीक है, ये मेरा टोटल फ्लक्स आ गया। अब बोलता है कि भाई जो बल्ब है 2.7 मीटर के हाइट पे रखा हो भाई वर्किंग प्लेन से, कैलकुलेट द इल्यूमिनेशन डायरेक्टली बिलो द लैंप। तो भाई हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्टली बिलो द लैंप के लिए भाई फार्मूला क्या पढ़ा था, इल्यूमिनेशन इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला पढ़ा था भाई, और एक फार्मूला अभी जस्ट बताना, इल्यूमिनेशन इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन एरिया भाई। तो टोटल फ्लक्स तो भाई मुझे पता है। अच्छा यहाँ से ठीक है, कोई भी फार्मूला लगा सकते भाई, ई बराबर होता है फाई अपॉन एरिया, यानी टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया भाई। ठीक है ना। तो इंटेंसिटी तो भाई दिया हुआ नहीं है, अच्छा दिया हुआ है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, यही तो है, कैंडल पावर मतलब इंटेंसिटी होता है भाई, समझ गए। कैंडल पावर का मतलब भी होता है इंटेंसिटी भाई, इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडल पावर। तो भाई ये हो जाएगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक मिनट इसको कैलकुलेट करते हैं भाई, कैल्शियम एक बार डाल के वैल्यू देखते हैं, दोनों से सेम आना चाहिए। आई यहाँ पे कितना है भाई, आई है मेरा 1000, और डिस्टेंस कितना है 2.7 का स्क्वायर भाई, आई अपॉन डी स्क्वायर कर दिया, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2.7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 137.17 लक्स आएगा भाई। और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स आया ना यहाँ पे 4000 पाई, पुट कीजिए 4000 पाई डिवाइडेड एरिया क्या हो जाए भाई, एरिया यहाँ पे भाई क्योंकि चारों दिशा में भाई हम लोगों ने सॉलिड एंगल लिया 4 पाई ना, तो 4 पाई मतलब स्फेरिकल होता है भाई, तो एरिया यहाँ पे स्फेयर का एरिया लेना पड़ेगा। एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर भाई। ठीक है, और आर मतलब अब रेडियस तो दिया नहीं है ना, यही दिक्कत है भाई, तो ये ज़्यादा बेटर है भाई, ये वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इंटेंसिटी दिया होता है, डिस्टेंस दिया होता है, निकल जाएगा। आगे बढ़ता है, यहाँ से भी करें भाई सेम आएगा, लेकिन आर पता नहीं है ना, रेडियस पता नहीं भाई हम लोग को।
तो रेडियस ऐसे लेना पड़ेगा, ये सोर्स है भाई और ये मान लेते वर्किंग प्लेन है, तो भाई ये जो हाइट दिया आपका 2.7, तो भाई यही तो रेडियस बनेगा, समझ गए, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो भाई यही रेडियस बनेगा, चारों दिशाओं में बल्ब से रोशनी निकल रहा है, क्लियर हुआ। तो भाई ये पूरा इतना बड़ा एरिया बनेगा भाई, तो यहाँ पे डालिए 4 पाई बटा यानी 4000 पाई बटा एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर भाई, क्योंकि स्फेरिकल बन रहा है, तो ये हो जाएगा 4000 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आपका आर का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 2.7 का स्क्वायर भाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर सेम आएगा भाई, ठीक है। 4000 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय, भाई पाई से पाई काट ही देते हैं, पाई से पाई कट ही जाएगा, ठीक है, इंटू 4 इंटू 2.7 स्क्वायर इंटू, बिल्कुल सही भाई सेम आएगा 137.17 लाख से यहाँ से भी आ जाएगा भाई। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चोक इन अ फ्लोरोसेंट लैम्प। तो चोक का क्या काम है भाई, चोक का काम है हाई वोल्टेज सर्ज पैदा करना भाई, ठीक है, जिसको इंडक्टर भी बोलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, यानी बैलेस्ट भी बोलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोर लाइटिंग भाई, इंडोर लाइटिंग में कौन सा यूज नहीं करें, फ्लड लाइटिंग भाई। फ्लड लाइटिंग क्या होता है देखिए, फ्लड लाइटिंग भाई हम लोग स्टेडियम में समय यूज करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके का होता है भाई फ्लड लाइट, ठीक है ना, इस तरीके का फोकस वाला जो लाइट होता है ना, इसमें बहुत सारे एलईडी लगे होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लड लाइट, और ये यूज़ होता है स्टेडियम में या फिर कोई भी भाई बड़ा सा एरिया इल्यूमिनेट करना उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, लुमेन पर वोट क्या होता है भाई, तो लुमेन मतलब होता है आउटपुट यानी लुमिनस फ्लक्स बटा पावर भाई, तो ये होता है लुमिनस इंटेंसिटी, कल ही बताया था ना, सॉरी लुमिनस इफिशिएंसी भाई, इफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट, आउटपुट क्या दे रहा है लुमिनस फ्लक्स दे रहा है ना भाई, ठीक है, यानी लुमेन, और इनपुट क्या दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वॉट। आगे बढ़ता है, अगला है इनकैंडेसेंट लैम्प इज फिल्ड बाय, तो भाई इसमें हम लोग आर्गन गैस फिल करते हैं, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ फ्रोस्टेड जीएसएल लैम्प फ्रोस्टिंग ऑफ सेल इज डन बाय, देखिए भाई ये होता है एसिड ईचिंग के थ्रू भाई। फ्रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे भाई आप ग्लास खरीदने जाइए मार्केट में, वो आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास मिलेगा भाई, लेकिन अगर कोई ग्लास फ्रोस्टेड है भाई, फ्रोस्टेड मतलब क्या ट्रांसपेरेंट नहीं भाई, जैसे मान लेते आपको वॉशरूम बनाना भाई, ठीक है, यानी बाथरूम ऐसा बनाना है, तो भाई उसमें जो ग्लास यूज करें हम ट्रांसपेरेंट यूज नहीं करेंगे ना, वो फ्रोस्टेड होना चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके का, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता भाई, इस तरीके का, ये जो है ना इस तरीके का जो दिखाया भाई, ये फ्रोस्टेड ग्लास होता है, क्लियर हो गया। तो भाई आपने देखा होगा हम लोग जो घरों में ये होता है भाई, इस तरीके का फ्रोस्टेड ग्लास होता है, ठीक है ना, और फ्रोस्टेड ग्लास रिफ्लेक्टर अगर मैं भेजूं, एक मिनट भाई कुछ ऐसा नहीं है, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना, आपने देखा होगा, एक मिनट में दिखाई देता हूँ भाई, देखिए भाई इस लाइट को देखिए आप, ये लाइट के ऊपर क्या है कवर लगा हुआ है, वाइट कलर का कवर लगा हुआ है, और ये कवर क्या है, ये फ्रोस्टेड ग्लास का होता है भाई, समझ गया। फिर अपने घर में भी देखा होगा ना, जो मेन गेट होता है भाई, तो मेन गेट पे दोनों साइड में लाइट लगा रहे हैं, तो उस लाइट के ऊपर भाई हम लोग फ्रोस्टेड इन्वेलप डालते हैं ना, ताकि भाई वो लाइट को डिफ्यूज कर सके भाई, ओके। तो ये जो फ्रोस्टिंग किया जा रहा है भाई, यानी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को ब्लर किया जा रहा है, इसको कैसे करते हैं, तो इसको एसिड के थ्रू किया जाता है भाई, और ये एसिड का नाम है HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भाई, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या करता है आपके ग्लास के सरफेस को पूरा रफ बना देता है भाई, यानी कोरोड कर देता है भाई, क्लियर हो गया। तो एसिड ईचिंग क्या होता है, एक बार यूट्यूब पे आप जाकर के सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा भाई, कैसे हम लोग, या फिर डिजाइनिंग भी बनाते हैं भाई, ग्लास के ऊपर जो डिजाइनिंग होता है ये भी आपका इसी के थ्रू किया जाता है भाई, ठीक है। देखिए भाई ये जो अलग अलग डिज़ाइन बनाया गया ना, यहाँ पे देख सकते हैं, ये भाई इसी मेथड से बनाया जाता है, ठीक है ना, एसिड डाला जाता है, एसिड डालने से भाई पूरा रफ हो जाता है, मतलब उतने दूर का एरिया जो है पूरा वो हो जाएगा भाई। तो बेटर होगा आप एक बार यूट्यूब पे इसका वीडियो देख लीजिएगा, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं भाई,
अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ लैम्प हैविंग हाईएस्ट इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी भाई। ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा हम लोग को। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एफिशिएंसी किसका होता है भाई? तो ये हो जाएगा सोडियम वेपर लैम्प भाई, बताया था 60 से 70 लुमेन पर वॉट होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो भाई ये हो जाए आपका प्रूफ रीडिंग भाई। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है जहाँ पे भाई बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट काम करना है भाई, बहुत ही बारीक चीज़ को आपको पढ़ना होता है। ओके, पीछे में भाई एक हम लोग का कॉन्सेप्ट रह गया इल्यूमिनेंस का, लुमिनांस का भाई, लुमिनांस का, क्योंकि बताया ना इल्यूमिनेशन अलग चीज़ है, लुमिनांस अलग चीज़ है, इस पर बात करेंगे भाई। पहले करते हैं। अगला है द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर सिनेमा प्रोजेक्टर्स भाई। सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज़ करते हैं कार्बन आर्क लैम्प भाई, क्योंकि इसका बहुत ही ब्राइट वाइट कलर का लाइट होता है भाई। ओके, अब वाइट कलर का लाइट ऐसा मतलब क्या है, नेचुरल लाइट के साथ कंपेयर करेगा भाई तो इसका कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो है बहुत ही हाई होता है, जिससे हम लोग का जो रिकॉर्डिंग होगा, जैसे आप मूवी रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, तो जो आपका स्किन टोन, जो स्किन का जो कलर है भाई, वो बिल्कुल नेचुरल दिखाई देता है। अगला है रेडिएंट एफिशिएंसी ऑफ ए लुमिनस सोर्स डिपेंड अपॉन। तो भाई रेडिएंट एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कोई भी लाइट जो है कितना लुमिनस फ्लक्स इमिट कर सकता है भाई, तो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है भाई। जितना हाई टेम्परेचर होगा उसका रेडिएंट एफिशिएंसी मतलब पर वॉट के हिसाब से कितना लुमेन वो बाहर इमिट कर रहा है, लाइट कितना इमिट कर रहा है भाई, 1 वॉट पावर लेकर के कितना वो लाइट मतलब लुमिनस फ्लक्स इमिट कर रहा है, उसको बोलता है रेडिएंट एफिशिएंसी भाई। एफिशिएंसी को बोलता है लुमिनस एफिशिएंसी, ठीक है। तो टेम्परेचर पे होता है भाई ये। अगला फॉर द सेम वेस्टेज नहीं होना है, वॉटेज होना चाहिए भाई, स्पेलिंग गलत है। वॉटेज विच लैम्प इज द चीपेस्ट भाई, सबसे सस्ता कौन सा होगा? तो जेसल लैम्प, इसको भाई इनकैंडेसेंट लैम्प भी बोलते हैं, फिर जनरल लाइटिंग पर्पस लैम्प भी बोलते हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ता है। द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प आर। तो भाई सबसे बड़ा डिसएडवांटेज स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भाई। क्यों भाई? स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है? अब देखिए हम लोग जो फ्लोरोसेंट लैम्प है भाई, ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं एसी पे, एसी सप्लाई पे यूज़ करते हैं भाई। और एसी सप्लाई पे क्या होता है, आपका हर एक साइकिल के बाद मतलब हाफ पॉजिटिव साइकिल बाद करंट मेरा जीरो हो रहा है भाई, नेचुरली करंट जीरो हो रहा है। तो भाई जो करंट जीरो, तो भाई आपका ये जो आर्क है, ये आर्क भी एक तरीके से बुझता है भाई। और फिर सेकंड केस में क्या होता है, फिर से मतलब जलता बुझता इस तरीके से भाई। तो अगर कोई भी रोटेटिंग चीज़ है भाई, जैसे मान लेते कोई इंडस्ट्री है, वहाँ भाई आपका कोई ब्लेड है भाई, जैसे मान लेते हैं लकड़ी काटने वाला जो ब्लेड होता है ना, गोल गोल घूमते रहता है भाई। तो जो फ्रीक्वेंसी इसका है, जैसे 50 हर्ट्ज है ना भाई, वही फ्रीक्वेंसी से अगर वो भी घूमना स्टार्ट कर दे तो भाई वो ब्लेड आपको रुका हुआ नजर आएगा, लगेगा नहीं भाई चल रहा है वो। तो भाई जो अनजान आदमी होगा या फिर कोई नया आदमी होगा, उसे तो लगेगा ना ब्लेड रुका हुआ है, तो भाई अगर उसने हाथ से पकड़ लिया उसको तो भाई पूरा हाथ कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक्सीडेंट होने का चांस होता है। तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट का मतलब यही भाई कि कोई भी रोटेटिंग जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो स्लो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, या तो भाई बिल्कुल रुका हुआ है। नहीं, अगर फ्रेम रेट यानी जो फ्रिक्वेंसी है भाई वो मैच कर जाए तो बिल्कुल रुका हुआ नजर आएगा। तो यही कारण है, आपने देखा भाई जो हेलीकॉप्टर होता है, तो हेलीकॉप्टर का ब्लेड कभी कभी आपको रुका हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाई जो कैमरा का फ्रेम रेट है और जो हेलीकॉप्टर का जो ब्लेड का घूमने का जो फ्रिक्वेंसी भाई दोनों सेम है, मैच कर गया वहाँ पे। या फिर अपने घर में भी देखिए पंखा जो है आपको ट्यूबलाइट में भाई धीमा नजर आएगा, धीरे धीरे घूमता हुआ नजर आएगा। या फिर मूवी ये सब में देखा हो भाई जो कार का जो व्हील होता है भाई वो आपको स्लो नजर आता है या फिर रुका हुआ नजर आता है भाई, ठीक है। तो ये सब होता है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट में। तो किस में होता है? फ्लोरोसेंट लैम्प में होता है भाई। इनकैंडेसेंट बल्ब में नहीं होता है। क्यों भाई? इनकैंडेसेंट बल्ब में आप सोचिए, इनकैंडेसेंट बल्ब में भाई अगर एसी सप्लाई दे रहे हैं तो भाई अगेन यहाँ पे करंट नेचुरली जीरो हो रहा है ना। तो इनकैंडेसेंट बल्ब में क्या होता है कि भाई यहाँ पे होता है हम लोग का थर्मल इनर्शिया, ठीक है, थर्मल इनर्शिया भाई। तो आप सोचिए कि भाई जो फिलामेंट है, ये मान लेते भाई अभी 2500 डिग्री पे गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म है भाई, 2500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म है। तो जैसे ही मेरा करंट यहाँ पे जीरो होगा, क्या ये इसका टेम्परेचर तुरंत 2500 डिग्री सेल्सियस से भाई 0 डिग्री पे होगा क्या? या फिर भाई मान लो रूम टेम्परेचर पे होगा भाई? नहीं होगा भाई, क्योंकि थर्मल इनर्शिया है ना। जब करंट जीरो हुआ तो उस समय भाई इसका टेम्परेचर तुरंत 2500 से 0 नहीं जाएगा, या फिर कहीं रूम टेम्परेचर पे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? करंट तो जीरो हो गया, लेकिन अभी भाई ये 2500 पे गर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब क्या कि भाई करंट जीरो होने के बाद भी क्या है, ये एक तरीके से लुमिनस फ्लक्स इमिट कर रहा है भाई, बाहर निकाल रहा है रोशनी। और फिर अगले नेगेटिव साइकिल में फिर से करंट आ गया तो टेम्परेचर को फिर से भाई मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो भाई जो लुमिनस फ्लक्स है वो हमेशा इक्वल अमाउंट में रेडिएट होते रहता है। तो यहाँ पे भाई कभी भी आपको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई कंटिन्यूअस यहाँ पे इल्यूमिनेशन मिल रहा है ना। लेकिन इसमें क्या है कि भाई आर्क बुझता है जलता है, इस तरीके से होता है। आगे बढ़ता है, बोलता है विच टाइप ऑफ लाइटनिंग स्कीम इज यूज्ड इन अ स्टेडियम भाई। तो स्टेडियम में जस्ट बताया ना भाई, हम लोग फ्लड लाइटनिंग यूज करते हैं। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रिसीजन वर्क भाई। तो प्रिसाइज वर्क के लिए भाई हम लोग को एटलीस्ट 500 लुमेन पर मीटर स्क्वायर चाहिए भाई। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन भाई, तो केल्विन में पूछ दिया इसने। तो भाई डिग्री सेंटीग्रेड में तो पता है भाई, केल्विन का फॉर्मूला क्या है? के बराबर होता है 273.515 होता है मेरे ख्याल से, 15 जो भी है प्लस सी भाई, ये फार्मूला होता है। तो भाई सी में तो पता ना 3000 एवरेज लेके चल 3000 डिग्री सेल्सियस, तो 3000 में 273 जोड़ देना भाई। तो 3300 लेके चलिए, 3300 में भाई जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, डी4 डॉग हो जाएगा। आगे बढ़ता है,
अगला है कार्बन आर्क लैंप आर कॉमनली यूज्ड इन, भाई कार्बन आर्क लैंप अभी जस्ट बताया सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। अगला है इफ D5 इज द लुमिनस फ्लक्स, भाई लुमिनस फ्लक्स को सिंपल वे में समझिए, जो लुमिनस फ्लक्स है इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरिया है भाई तो एरिया को तो हम लोग ए से दिखाते हैं, लेकिन इनके आगे डी लग गया। डी का मतलब क्या, चेंज बोला जाता है भाई, चेंज इन लुमिनस फ्लक्स, और ये एरिया क्या है भाई, चेंज इन एरिया भाई, ठीक है ना। तो सीधे बोला यहाँ पे इल्यूमिनेशन क्या होगा, तो भाई इल्यूमिनेशन कुछ नहीं भाई, इल्यूमिनेशन को बोलते हैं हम लोग फाई अपॉन एरिया भाई, ठीक है ना। तो क्योंकि भाई छोटा सा फ्लक्स है उससे छोटा सा एरिया ले भाई, तो ये ओवरऑल क्या आ जाए D5/D भाई, इसको छोड़ दिए ना आप, सीधे फॉर्मूला पकड़िए, इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला क्या है, फाई अपॉन एरिया होता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है लैंप इफिशियंसी। तो इफिशियंसी क्या है भाई, इफिशियंसी को किस में मेजर करते हैं, तो लुमेन पर वॉट होता है, ये जस्ट बताया, आउटपुट बटा इनपुट भाई, तो आउटपुट भाई क्या देता है, ये लाइट दे रहा है, लाइट को हम लोग लुमिनस फ्लक्स बोलते हैं, इसको लुमेन में नापा जाता है, इनपुट क्या दे रहा है, वॉट दे रहा है भाई। अगला है रिफ्लेक्टेड लाइट बटा इंसिडेंट लाइट भाई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन फैक्टर भाई। बताया था ना कि भाई आपके घर में जो दीवार है भाई वो किस कलर का है, व्हाइट कलर का है भाई, तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट आएगा वहाँ से, क्लियर है। या फिर अगर आपने रेड कलर का कर दिया भाई, तो रेड कलर का रिफ्लेक्शन बहुत ही घटिया होता है भाई, तो ज़्यादातर लाइट वो दीवार एब्जॉर्ब कर लेगा, तो भाई आपको रिफ्लेक्ट करके कुछ देगा नहीं भाई, तो आपको बहुत ज़्यादा बल्ब लगाना पड़ेगा भाई उस रेड कलर वाले हाउस को इल्यूमिनेट करने के लिए, मतलब उस रूम को इल्यूमिनेट करने के लिए, ठीक है। दोस्तों रिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं, और ये हमेशा लेस देन 1 होगा भाई, क्योंकि नीचे में क्या है, इंसिडेंट लाइट क्या होगा, अपने आप में 100% होगा भाई, और रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा भाई, मान लेते हैं 80%, मतलब 20% क्या होगा, एब्जॉर्ब हो गया, फिर 100 में से 80% रिफ्लेक्ट हो रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प हैज द शॉर्टेस्ट और लेस स्पैन, तो भाई सबसे कम लैम्प किसका होता है, लाइफ इनकैंडेसेंट का हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प एम्प्लॉय अ बायोमेटलिक स्ट्रिप, तो बायोमेटलिक स्ट्रिप किस में यूज होता है, फ्लोरेसेंट लैम्प में होता है भाई, स्टार्टर में। ओके, तो आगे के क्वेश्चन को भाई हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, और एक क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे रह गया भाई, वो है आपका इल्यूमिनेंस क्या होता है, यानी लुमिनेंस क्या होता है भाई, ठीक है ना।